आज के शो में जाफर एक्सप्रेस हमले का मेन स्पॉन्सर बेनकाब, भारतीय एजेंडा नाकाम। अफगानिस्तान में दहशतगर्दों को हर किस्म की स्पेस मुयस्सर। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को अपना किरदार अदा करना होगा। छत्तीस घंटे के अंदर कामयाब तरीन ऑपरेशन, पाक फौज को खिराजे तहसीन। नेशनल एक्शन प्लान के 14 नुकात अमल दरामद क्यों ना हुआ? वजीर आला बलूचिस्तान और DGISPR की अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस। अस्सलाम वालेकुम। पसपर्दा हक़ाइक़ सनसनीखेज़ इंकशाफ़ात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सफ़ान खान। DGISPR और वज़ीर आला बलूचिस्तान की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ अहम स्टैटिस्टिक्स भी रखे गए, फैक्ट्स पे बात की गई। भारत मेन स्पॉन्सर है, इसके बारे में सबूत शवाहिद ठोस पेश किए गए। अफगान सरजमीन का इस्तेमाल, अफगान दहशतगर्दों का पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुलव्वस होना, इन तमाम चीज़ों को एक बार फिर एक्सपोज किया गया। खास तौर पर यह बताया गया कि इससे पहले भी अफगानिस्तान के एक सूबे के नायब गवर्नर का बेटा पाकिस्तान में ड्यूरिंग ऑपरेशन मारा गया और इसी तरह से इस दफ़ा भी अफगानिस्तान के दहशतगर्द इस कार्रवाई में मुलव्वस थे। बताया गया कि इनके कम्युनिकेशन नेटवर्क से ये इल्म में आया कि इनके पास एक सुसाइड बॉम्बर भी है और सुसाइड बॉम्बर्स भी हैं, और उसके बाद इंतहाई मोहताद अंदाज में इस ऑपरेशन को कंडक्ट किया गया ताकि इसके नताइज जो है वो हासिल किया जा सके। 36 घंटे के अंदर अंदर इसमें कामयाबी हासिल हुई और फिर किस तरीके से मॉनिटर किया इन दहशतगर्दों को, फिर इंगेज किया और फिर इनको मौत के घाट उतारा। और फिर आज फिर से DGISPR ने जब उनसे पूछा गया कि गेम्स के रूल तब्दील हो गए, तो उन्होंने कहा कि ये जिस तरीके से लोगों के सर काट कर दहशतगर्दियां कर रहे हैं, अब इनके साथ सख्ती से इसी तरीके से निपटा जाएगा। तो ये बड़ा अहम तरीन आज जो है स्टेटमेंट था DGISPR की तरफ से। आज फिगर्स भी शेयर किए, ये बताया कि 2024 में तकरीबन 59,000 के करीब ऑपरेशन जो हैं इन दहशतगर्दों के खिलाफ हुए, और इसी तरह साल 2025 के इब्तदाई 3 माह के दौरान तकरीबन 11,000 से ज़ायद ऑपरेशन जो है इस वक्त हो चुके हैं। अगर ऑन एवरेज देखा जाए तो तकरीबन 180 ऑपरेशन रोजाना की बुनियाद पर जो है दहशतगर्दों के खिलाफ हो रहे हैं, और अब तक मजमूई तौर पर 1250 दहशतगर्द इनमें हलाक हो चुके हैं। आज ये भी बताया गया DGISPR की तरफ से और सवाल उठाया गया कि नेशनल एक्शन प्लान जो 2014 में मुरत्तब हुआ था, उसके 14 नुकात में से कितनों पर अमल दरामद हुआ? आज हमें कितनों पर अमल दरामद होता हुआ नजर आता है। उनमें से एक मेजर जो था काइनेटिक मेजर्स यानी फौजी कार्रवाइयों का, उसकी डिटेल्स तो पाक फौज फराम कर रही है, लेकिन बाकी के 13 नुकात पर अमल दरामद हुआ, और अगर नहीं हुआ तो उसका जिम्मेदार कौन था? यह अहम तरीन सवाल उठाया। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने भी कुछ अहम तरीन सवाल उठाए और उन्होंने कहा जी कि यह बयानियां बनाने की कोशिश की जाती है कि यह मसला ह्यूमन राइट्स या राइट्स या उनकी डिमांड्स का है, बल्कि ये कोई भी डिमांड या राइट्स का मसला नहीं है। सरेहन सिर्फ और सिर्फ खुल्ला दहशतगर्दी है और कुछ भी नहीं है, और इस दहशतगर्दी का स्पॉन्सर भारत है। इसी तरह आज 2 एक्टिविटीज का जिक्र DGISPR ने कहा कि एक तरफ जब ये दहशतगर्दों से इंगेज थे और यहां दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई हो रही थी, वहीं दूसरी तरफ भारतीय मीडिया अपने इंटरनेशनल और दूसरे नेटवर्क्स के जरिए दहशतगर्दी कर रहा था, और वो दहशतगर्दी थी नैरेटिव की दहशतगर्दी। वो लेजिटिमाइज करने की पूरी तरह कोशिश कर रहा था इस कार्रवाई को, वो ग्लोरीफाई कर रहा था इन टेररिस्ट को, और पूरी जो भारतीय मीडिया के फुटेजेस के साथ, सबूतों के साथ पेश किया कि साइमल्टेनियसली यानी एकसानियत थी दोनों में, यानी एक तरफ दहशतगर्द कार्रवाई कर रहे थे और फिर फेक फुटेजेस, मसनूई जहानत यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से क्रिएट किए गए फुटेजेस के जरिए पूरी दुनिया में कोशिश की जा रही थी कि इन दहशतगर्दों को ग्लोरीफाई किया जाए, उनकी इस दहशतगर्दी को जस्टिफाई किया जाए और उनको लेजिटिमाइज किया जाए, साबित किया जाए जी जैसे ये कोई फ्रीडम फाइटर्स हैं जो ये दहशतगर्दी कर रहे हैं। तो ये पूरी सूरत हाल आज सबूत और शवाहिद के साथ एक्सपोज की DGISPR ने। इस पर मजीद गुफ्तगू करेंगे, हमारे पैनल भी होगा। कानूनी तौर पर हुकूमत इस पर क्या कार्रवाई कर सकती है, नेशनल एक्शन प्लान पर आखिरकार अब तक अमल दरामद क्यों ना हो सका, और पाकिस्तान के पास खारजा सतह पर अब भारत के खिलाफ क्या एक्शन लेने के इम्कानात और क्या ऑप्शंस हैं। एक ब्रेक के बाद
बेनकाब में हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, अहम तरीन सवालात। साले जाफर साहब, जनरल हेड मुनीर हैदर साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं। दोनों शख्सियात को खुशामदीद। साले जाफर साहब सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तज़्ज़ियानिगार। साले साहब, ये फरमाइएगा, अफगानिस्तान के शवाहिद और भारत के मेन स्पॉन्सर होने के शवाहिद फिर हासिल तो हमें हो गए हैं, इस पर हम कार्रवाई क्या कर सकते हैं? देखिए जी, अब जहाँ तक ग्राउंड पे ऑपरेशन का मामला था जी, ये बहुत ज़बरदस्त बात हुई कि पाकिस्तान की फ़ौज ने और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ने मिलकर इस पर काबू पा लिया और इस पर ज़्यादा वक्त नहीं लगा। ये अपनी नौइयत का दुनिया में शायद चौथा या पांचवा ट्रेन की हाईजैकिंग का वाक़या है और ये सबसे कम वक्त में इसको ओवरकम किया गया है। ये बड़ी हौसला अफजा बात है और इसकी तहसीन हर लिहाज से होनी चाहिए। अब अगला मरहला ये है कि जो लोग यहाँ पर पकड़े गए हैं या जिनका पता चला है कि वो लोग इसके ज़िम्मेदार थे, अब उनका खोज लगाना हमारी सियासी हुकूमत का, हमारी इन सिविल इंतज़ामिया का काम है कि वो इसमें पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी के इंस्टीट्यूशंस अदारे हैं उनकी वो इसमें मदद करे। और जहाँ तक आपके शुरू के सवाल का ताल्लुक है जी, मेरी दानिश में अब काम शुरू हो गया है पाकिस्तान की इंटरनेशनल डिप्लोमेसी का। सबसे पहले हमें अफ़गानिस्तान को इंगेज करना चाहिए और हमें अफ़गानिस्तान से ये पूछना चाहिए कि जो लोग वहाँ पर बैठकर इसके हैंडलर थे या इसके मास्टरमाइंड थे वो कौन लोग थे, वो कहाँ से आए थे, उनका इंडिया से क्या ताल्लुक है। जो बात मेरे लिए इंट्रीगिंग है, साले जाफर साहब ये बताएं कि उन्होंने यहाँ तक कहा कि एक ऑपरेशन में अफगानिस्तान के एक सूबे के नायब गवर्नर का बेटा तक हलाक हो गया, तो और अभी भी जो शवाहिद हैं वो यही है कि वहाँ की जो मौजूदा हुकूमत है उसी के तहत या उसी के मातहत ये सारे काम हुए। तो अब हमें अप्रोच अभी भी, क्योंकि हमने स्टेटमेंट्स दिए हैं, इससे पहले हमने मैसेजेस भी दिए हैं, लेकिन अब क्या थोड़ा एग्रेसिव होना पड़ेगा डिप्लोमेटिक फ्रंट में या उसी टोन में जाना पड़ेगा? किस टोन में बात करनी होगी? नहीं, इसमें कोई शक नहीं कि ये प्यार भरा लहजा नहीं होना चाहिए। ये वो बात होनी चाहिए जो एक एग्रीव कंट्री एक दूसरे पड़ोसी मुल्क, ऐसे पड़ोसी मुल्क के साथ कर रहा है जिस पर हमारे एहसानात का कोई शुमार ही नहीं है। ये भी आपने जो बताया ना जी कि वहाँ के डिप्टी गवर्नर का बेटा जी, और उसमें अफगानिस्तान की आर्मी का एक कैप्टन भी, बटालियन कमांडर भी मरा था, लेकिन उन दोनों की जो मौत है वो एक दूसरे वाक़े में हुई है। लेकिन इससे ये ज़रूर साबित होता है, ये आपको शवाहिद मिलते हैं कि अफ़गानिस्तान में जो उनकी तालिबान की रजीम है वो भी इन्वॉल्व है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इन एग्रेशन की एक्टिविटीज़ में। तो मैं ये जैसे कि आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा था कि हमें अफ़गानिस्तान को इंगेज करना पड़ेगा और अफ़गानिस्तान से ये पूछना पड़ेगा कि आप हमें किस बात की ये सज़ा दे रहे हो, क्यों पाकिस्तान के अंदर बदअमनी और अदम इस्तेहकाम पैदा करने वाली क़ुव्वतों का आप आलाकार बने हो। तो मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि अफ़गानिस्तान में रेल का निज़ाम मौजूद नहीं है, अफ़गानिस्तान में रेलवे नहीं चलती, ट्रेन की सर्विस अफ़गानिस्तान में मौजूद नहीं है। तो ट्रेन को हाईजैक करने के लिए अगर कोई सिस्टम किसी को इल्म है तो वो डेफिनेटली इंडिया ही से वो एक्सपर्ट आए होंगे, इंडिया ही से लोग बुलाए गए होंगे, उन्हीं को पता होगा कि ट्रेन को किस तरह रोका जाता है, ट्रेन के रुकने के बाद ऐसे ट्रेन में किस तरह का, ऐसे इलाके में किस तरह का ऑपरेशन जो है वो कामयाब और यहाँ तक उन्होंने बताया कि साइमल्टेनियसली, यानी जिस वक्त ये कार्रवाई यहाँ हो रही थी, एक एक्टिविटी इंडियन मीडिया पे हो रही थी जो ग्लोरीफाई कर रहा था इन दहशतगर्दों को, जस्टिफाई कर रहा था इनको और लेजिटिमाइज कर रहा था इनकी इस एक्शन को फ्रीडम वॉर या फ्रीडम फाइटर के तौर पे। और ये इंटरनेशनली जो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए उन वीडियोस को प्रोपेगेट कर रहा था, जो वहां पे हो भी नहीं रहा था वो दिखा रहा था। तो ये साइमल्टेनियसली हो रहा था जो भारतीय मीडिया कर रहा था। अच्छा, आपके इस सवाल के दो पहलू हैं। एक तो यह है कि ये पाकिस्तान का सेटल्ड एरिया है और पाकिस्तान का वो एरिया है जिसके मैप को ना सिर्फ दुनिया के दूसरे मुल्क बल्कि अक़वाम मुत्तहिदा भी इसको तस्लीम करती है। तो यहाँ के किसी इलाके के रहने वाले लोगों को, उनकी किसी एफर्ट को आप अगर फ्रीडम फाइटिंग कहते हैं तो इसका मतलब यह है कि आप बैनुल अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी का भी इर्तिकाब कर रहे हैं। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि अफ़गानिस्तान इसमें क्यों इन्वॉल्व हो रहा है,
अफगानिस्तान इसलिए इन्वॉल्व हो रहा है कि अफगानिस्तान इस वक्त इंडिया का दुम छल्ला बना हुआ है, उनका आला कार बना हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान में जो खैबर पख्तूनख्वा में टेररिज्म का एक वेव अनलीश हुई थी, वो तमाम वो लोग थे जो अफगानिस्तान में बैठे हुए हैं, जिनको अफगानिस्तान सपोर्ट करता है। और वो चूँकि नज़रियाती तौर पर जो काबुल की रजीम है उसके साथ हम आहंग हैं, तो पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से कहा था, इस गवर्नमेंट से, उनकी इस एडमिनिस्ट्रेशन से कहा था, जब इन लोगों को पाकिस्तान के हवाले करे या उनको फिर अपने पास ऐसी जगह रखे कि वो पाकिस्तान के अंदर आकर टेररिज्म न करें। लेकिन अफगानिस्तान ने इसके करने की बजाय उनको पैटर्नाइज करना शुरू कर दिया, और जब उसने पैटर्नाइज करना शुरू किया तो पाकिस्तान ने उनके खिलाफ एक्शन लिया। उस एक्शन का अफगान रजीम को उसका बहुत दुख पहुंचा, बहुत तकलीफ हुई। तो ये दरअसल उसी का एक, मैं समझता हूँ कि ये एक ऑफशूट है, उसका एक्सटेंशन है कि इन्होंने उसकी बजाय कि उन लोगों को कंट्रोल करते, उन्होंने पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान में जो लोग टेररिस्ट हैं, जो लोग अदम इस्तेहकाम की कार्रवाइयों में, जो लोगों की मारपीट में हिस्सा ले रहे हैं, उनकी सरपरस्ती शुरू कर दी है। इस एतबार से पाकिस्तान को बहुत सख्ती के साथ अफगानिस्तान के साथ इस मामले को टेकअप करना चाहिए, और अफगानिस्तान पे ये बात वाज़ेह कर देनी चाहिए कि वो पाकिस्तान की कैपेबिलिटी के बारे में किसी गलत फहमी का शिकार ना हो। पाकिस्तान ने अगर अफगानिस्तान को राह रास्त पे लाने के लिए कोई दूसरे हथकंडे इख्तियार किए, जिसकी जानब ISPR के जो DG हैं जनरल अहमद शरीफ, उन्होंने इशारा भी किया है। उन्होंने इशारा तक नहीं, इससे पहले भी एक जगह पर कहा कि गेम के रूल अब तब्दील हो गए हैं। आज उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जो ये ज़िबा करके लोगों के सर तन से जुदा कर रहे हैं, इनके साथ उसी सख्ती से निपटा जाएगा, जो उन्होंने एक जवाब दिया। तो ये आपके नजदीक क्या BLA पे बड़ा सख्ती से निपटा जाएगा, इन ख्वारजियों पर सख्ती से मजीद निपटा जाएगा? किस तरह, क्या रवैया इख्तियार किया जाएगा? पाक फौज किस तरह निपटेगी इनसे? अर्ज यह है जी कि ये जो BLA के लोग हैं, जिनको सो कॉल्ड BLA कहा जाता है, ये दरअसल बिगड़े हुए नौजवानों का एक ऐसा ग्रोह है जिसको बाहर से सरमाया मिलता है, जिनकी सोच में कजी है, फ़र्क है, ख़राबी है, और वो ये समझते हैं कि वो जो कुछ जी चाहे वो पाकिस्तान के अंदर करें और कोई उनको पूछने वाला नहीं है। ये कोई पहली मरतबा ऐसा नहीं हुआ, इससे पहले भी बलूचिस्तान की तारीख में ऐसे लोग मौजूद रहे हैं जो पाकिस्तान की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो हुकूमत पाकिस्तान की रिट है, उसको चैलेंज करते आए हैं। उनके लिए भी दर्जा बदर्जा इक़दाम किए गए। पहले उनको समझाने की कोशिश की गई, फिर उनको पाकिस्तान के अंदर उनकी मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश की, और जो आखिरी मरला वो ये होता है कि इनकी हाइड हाउस का सुराग लगाया जाता है कि ये सरहदी इलाकों में और पहाड़ी इलाकों के किन हिस्सों में छुपे हुए हैं। जब उन हिस्सों का हुकूमत पाकिस्तान को खबर हो जाएगी तो यकीनन फिर उसके लिए फ़ज़ाई एक्शन भी होगा, और हवा से भी। अब तो पाकिस्तान के पास अल्लाह के फजलो करम से ऐसे ड्रोन आ गए हैं जो पहले आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उसके बाद उसकी तस्दीक होने के बाद वो उनके ऊपर हमला भी करते हैं। उसमें बॉम्ब भी हैं, लेज़र भी है। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि हुकूमत पाकिस्तान की, ये पाकिस्तान के अफवाज की ये कोशिश थी कि उस वेपन को, उस मेथड को, उस असले को इस्तेमाल न किया जाए, लेकिन अब दिखाई ये दे रहा है कि उस असले को इस्तेमाल करना पड़ेगा। इससे पहले जो माजी में जब पहाड़ों पर इन लोगों की सरकोबी की गई तो उसके लिए फ़ज़ाई क़ुव्वत का इस्तेमाल किया गया। अभी तक फ़ज़ाई क़ुव्वत का इस्तेमाल नहीं हुआ। जब फ़ज़ाई क़ुव्वत का इस्तेमाल होगा तो वो फिर एक ऐसा मरला होगा जिसमें रहम की, जिसमें इनके बचने की कोई गुंजाइश नहीं होगी। मुमकिन है उसका चूँकि फैलाव बहुत होता है, इसलिए फौज की तरफ से उसके बारे में फैसला नहीं किया जा रहा था, लेकिन अब जो सूरत हाल पैदा हो गई है, मैं ये समझता हूँ कि वो इंतहाई इक़दाम अब करना पड़ेगा, और शायद आपको 2-1 दिनों में उसका सुराग भी मिल जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि पाकिस्तान ने वो कदम उठा दिया है। सही। और हमें भारत के साथ भी सख्ती से निपटना पड़ेगा। पाकिस्तान के अंदर जो ग्रोह सरगर्म हुए, यानी यहाँ पर भी एक मखसूस सियासी अनासर का तस्करा उन्होंने किया, जो सोशल मीडिया पे एक्टिव हुए, जो टॉन्ट कर रहे थे, यानी अपने सियासी एजेंडे को और मफादात को इस वक्त भी नहीं भूले जब पाकिस्तान एट स्टेक था। तो उनकी निशानदेही भी हुई थी, कुछ दिन कबल भी की थी, अभी भी हुई, अभी फिर एक्टिव हुए थे वो ग्रोह, वो तमाम अनासर। तो उनके साथ कैसे निपटा जाएगा? क्या उनको पहले हेलीकॉप्टर के हादसे में भी छोड़ दिया, यानी एक्शन हुआ, कोई हतमी कार्रवाई नहीं हुई, इस दफा फिर नरम हाथ होगा या सख्ती से निपटा जाएगा? सारे जफर साहब, आप सुभान साहब कुछ
कुछ थोड़ा सा बहुत ज़्यादा रियायत दे रहे हैं। आप उन जिन ग्रुपों का जिक्र कर रहे हैं जी। उनको स्टेट वे उनका एक नाम है, उनका नाम है पाकिस्तान PTI की उनका नाम है PTI। ये वो लोग हैं जिनको पाकिस्तान का कोई भला होता हुआ अच्छा नहीं लगता, इनको खुशी उस वक्त मिलती है जब पाकिस्तान का नुकसान होता है। और ये जो अटेम्प्ट हुई है, आप ये देखिए थ्रू आउट, पहले दिन से लेकर, पहले मिनट से लेकर इनका जो सोशल मीडिया था उसने जो प्रोपेगेंडा किया, वही प्रोपेगेंडा इंडियन जो सोशल मीडिया, इंडियन बल्कि इलेक्ट्रॉनिक जो उनका मीडिया है, उससे भी वही आवाज़ आ रही थी, वही बातें हो रही थी। और मैं आपको अर्ज करूं कि ये जो इंडियन टीवी ने, इंडियन जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने जो फुटेज इस्तेमाल की हैं, वो सारी फेक थी, सारी जाली थी। यहाँ की कोई उसमें फुटेज शामिल नहीं थी, वो पुरानी तस्वीरें उन्होंने, और जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है इसके जरिए, मसनूई जहानत के जरिए से उनको बनाया गया था, वो टोटल फेकिंग थी। और आप ये देखिए, आप जो असल तस्वीरें आई हैं, अब आप उनको उनके साथ कंपैरिजन करके देखें, आपको पता चलेगा कि बिल्कुल वो जो इंडिया का एक ट्रेडिशनल मक्कारी और फ्रॉड होता है, उसका इजहार हो रहा था। उस ये इजहार क्यों हो रहा था? ये अपने सियासी मफादात हासिल करना चाह रहे थे इस मौके पर, या ये भी मिले हुए थे इन तमाम नेटवर्क से जो पाकिस्तान के खिलाफ मुतहर्रिक हैं, वो BLA हो या रॉ हो? मेरी गुजारिश ये है जी कि ये बड़ा मुश्किल है कि मैं डिफरेंशिएट करूं जो पाकिस्तान की से जिन लोगों ने इस मौका पर जो मुल्क के खिलाफ, मुल्क के मफाद के खिलाफ जो हरकतें की हैं, कि मैं ये कहूं कि इनका उनके साथ कोई ताल्लुक नहीं था। सही। मैं मजीद आपसे इस पर डिटेल में तजिया भी लेता हूँ। जनरल रिटायर्ड मुनीरुद्दीन हैदर साहब भी प्रोग्राम में साथ हैं। मुनीरुद्दीन हैदर साहब, आपको भी खुशामदीद प्रोग्राम में। जो जाफर एक्सप्रेस दहशतगर्द हमला हुआ, इस पर बरवत फौज का ऑपरेशन 36 घंटे के अंदर कामयाब ऑपरेशन हुआ, इसको आपने किस नज़र से देखा, और पाकिस्तान के लिए जो थ्रेट्स एंड चैलेंजेस हैं उनका सामना अब हमें कैसे करना है, ये फरमाइएगा जनरल साहब। जी देखिए, पहली बात तो ये समझनी चाहिए कि बलूचिस्तान के अंदर खाली हिंदुस्तान और कुछ हद तक अफगानिस्तान ही दो ममालिक नहीं हैं, बल्कि इसके अलावा दुनिया की और भी ताकतें हैं जो सीपैक को कामयाब नहीं देखना चाहती हैं, जो गवर्नर को कामयाब देखना चाहती हैं, गवर्नर के ऊपर चाइनीज कंट्रोल नहीं चाहती। बड़ा हवाई अड्डा जो बना है वो क्या, उसके ऊपर भी उनको शक बात है। तो यहाँ पे मिनरल्स भी हैं। तो ये सारी बातें जो हैं, उस पर बहुत सी एजेंसियां अपने अपने मकासद हासिल करने के लिए लोगों की पुष्टपनाही कर रही है। नंबर एक तो ये बात समझनी चाहिए। सही। दूसरी बात ये है कि जाहिर है कि इतनी बड़ी फोर्सेज जो 35 आदमी अभी है, कभी 30 आदमी हैं, और वो एक अपना बड़ा ग्रुप बनाकर पोस्टों के ऊपर या फौजी छावनी पे हमला कर देते हैं, जो पहले कभी नहीं होता था। कुछ छोटा मोटा कार्रवाई कर दी, भाग गए, लेकिन अब तो ये मतलब के बाकायदा अटैक करते हैं। तो इनको बहुत आशीर्वाद मिल रही है, बहुत पैसा मिल रहा है, बहुत गोला बारूद मिल रहा है, इनको इंटेलिजेंस जो है वो प्रोवाइड की जा रही है। अच्छा साहब, ये मुझे बताइए कि आपने, तीसरी बात ये है, मैं एक बात और कर लूं। जी फरमाएं। कि ये जो कार्रवाई की गई है ट्रेन की, जाफर एक्सप्रेस की, ये बिल्कुल कोई ऐसा टारगेट नहीं है, ना कोई ये फ्रीडम फाइटर वाली बात है। ये तो अपने सिविलियंस को मारना और उनको टेरराइज करना, ये तो बिल्कुल टेररिस्ट का काम है। तो उन्होंने अपने साथ जो अगर बलूच लिबरेशन आर्मी कुछ थी, जो बलूचिस्तान के हकूक की जंग लड़ रहे हैं और वो आज़ादी चाह रहे हैं या वट एवर ऑटोनॉमी चाह रहे हैं, उनको सबको उसने मलियामेट कर दिया उनके इस एक्शन ने। अब दुनिया यही कहेगी कि ये टेररिस्ट लोग हैं और ये कौन से आज़ादी की और कौन सी ऑटोनॉमी की बात कर रहे हैं, ये तो अपना सिविलियंस को टारगेट कर रहे हैं। अच्छा सही बताइएगा कि जो इसमें सीपैक भी है और फिर और भी इस वक्त ममालिक हैं जिनके अपने स्टेक्स हैं, बलूचिस्तान में इंटरेस्ट हैं, तो ये इस वक्त अल्टीमेटली भारत और अफगानिस्तान या दीगर जो हमारे दुश्मन, वो सिर्फ सीपैक को सबोताज करना चाहते हैं, हमें डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं, या ये जो इनकी सो कॉल्ड फाइट फॉर जस्ट ये राइट्स है जो जिसको कह रहे हैं कि हमें इंडिपेंडेंस, या तो ये क्या उस चाहते हैं कि पाकिस्तान खुदा ना खास्ता हमारा जो सलामती है या हमारा जो मुल्क है वो टूट जाए? क्या इनका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है इन दुश्मनों का? देखिए, वो तो यही कहते हैं, वो तो मतलब यही कहते हैं कि बलूचिस्तान को अलग होना चाहिए। और आपको पता है मोदी ने बयान एक दफा दिया था, बिल्कुल, कि ये हमें खत आते रहते हैं वहां से और हमें लोग कहते रहते हैं कि हमको भी आजाद कराओ, जिस तरह आपने बांग्लादेश को
और ईस्ट पाकिस्तान को आजाद कराया था, इस किस्म की बात कर रहा था वो। और जो डोवल साहब है उनके सिक्योरिटी जो है, उन्होंने कहा था कि हम जो है कोई 30-35 करोड़ रुपए हम खर्च करें तो हम ये टीटीपी जो है वो हमारे हक के अंदर जो है लड़ना शुरू हो जाएगी, जिस तरह हम चाहेंगे उनको खरीदा जा सकता है। मतलब ये उनका स्टेटमेंट है। और कलभूषण यहाँ पकड़ा गया है। अब यहाँ रेकोडिक भी है, यहाँ सोना भी है, यहाँ तांबा भी है, यहाँ गैस के जखायर भी हैं, यहाँ गवर्नर की पोर्ट जो है फ्यूचर के लिए अच्छी पोर्ट है। तो ये सारी बातें हैं जिसकी वजह से ये काम हो रहा है। आपको ये भी पता है कि कितने चाइनीज को टारगेट किया जाता है, यहाँ पर भी किया जाता है बलूचिस्तान में, और कोई डैम बना रहे हो वो ऊपर स्कर्दू के पास जो हम डैमर भाषा, तो वहां टारगेट किया जाता है। मतलब इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान में डेवलपमेंट हो, वो नहीं चाहते कि तिब्बत कामयाब हो। तो अमेरिका जो है वो हिंदुस्तान से इस सिलसिले में काम ले रहा है। सही। और ये यकीनी तौर पे शुक्रिया करूंगा जैसा आपने अपना तजिया दे इस पूरी सूरत हाल पे। साले जाफर साहब, आप अंदरूनी अनासिर पर निशानदेही कर रहे थे, फरमाइएगा आप जो कह रहे थे कि ये गठजोड़ जो है, ये गठजोड़ क्या है, इसको बेनकाब कीजिएगा। और क्या ये यानी ये भी मिस्टेक्स हैं या ये सियासी मफादात हैं या ये मिले हुए हैं, ये इस पे आप फरमा रहे थे साले जाफर साहब? अर्जिया जी के जो गुफ्तगू पाकिस्तान के इन सियासी अनासर ने, जिनको मैं सियासी तो नहीं मानता बल्कि इब्न वक्त किस्म के ये लोग हैं, इन लोगों ने जो गुफ्तगू की है वही लबो लहजा BLA नाम नेहाद जो है इसका था। ये जो टेररिस्ट थे इनकी गुफ्तगू भी वही गुफ्तगू थी जो बात इन्होंने अपने सोशल मीडिया पे की। और उसके अलावा जो इंडियन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, इंडियन टेलीविज़न के ऊपर जो बात दिखाई जा रही थी, सुनाई जा रही थी, बताई जा रही थी, वो भी यही थी जो इनके सोशल मीडिया पे दिखाई जा रही थी, इनके सोशल मीडिया के जरिए जिसकी प्रोपगेशन हो रही थी। तो लिहाजा ये तय करना, ये साबित करना, इसके लिए मेरा ख्याल है किसी लंबे चौड़े शवाहद की ज़रूरत नहीं है। ये आप इनके 2 और 2 4 का जिस तरह का कुलिया होता है आप मिला के देख लीजिए उनके सोशल मीडिया के बयान को, और ये जो टेररिस्ट है उनके सोशल मीडिया के बयान को, और इंडिया के मीडिया से जो कुछ आ रहा था, इनको मिला लीजिए। इनकी ज़ुबान, इनका लबो लहजा, इनकी जो शर्मंगेज़ी और शरारत और उसके पुष्ट पर जो साजिशकार फरमा थी, वो आपस में बाम एक ऐसे लग रहा था जैसे एक ही शख्स के हाथ से इसका इजरा हो रहा है और 3 भाई मिलकर उसको ये दुनिया तक पहुंचा रहे हैं। ये प्रूव हो गया। सर साहब ये बता दें कि 14 नुकात थे 2014 में नेशनल एक्शन प्लान के, एक पर अमल हुआ, आज भी उन्होंने डिटेल्स बताई। 59,000 ऑपरेशन 2024 में, 11,000 2025 में, तकरीबन डेली 180 ऑपरेशन जो काइनेटिक मेजर्स हैं। बाकी 13 नुकात पर अमल दरामद क्यों नहीं हुआ, कौन जिम्मेदार है? अर्जिया जी के 2018 तक ये जो नेशनल एक्शन प्लान के जिन हिस्सों पे भी अमल हुआ उन्होंने अपना रंग दिखाया। PMLN की जो गवर्नमेंट थी, जब वो गवर्नमेंट गई है तो पाकिस्तान से टेररिज्म का नामो निशान मिट चुका था, कोई जिक्र करने वाला नहीं था। सड़कें आबाद थीं, शहरों में रौनक थी, लोग कारोबार कर रहे थे। और उसके बाद आपने ये देखा कि जो गवर्नमेंट आई, PTI की जो गवर्नमेंट आई, उसके दौर में इन्होंने तालिबान के साथ राह रस्म बढ़ाए, और इनकी हुकूमत आने के बाद इन्होंने तालिबान की जो एडमिनिस्ट्रेशन थी, जो रजीम थी, उनके कहने पर वो पाकिस्तान से भागे हुए सो कॉल्ड तालिबान, जिसे TTP कहते हैं, उनके लोगों को वापस पाकिस्तान बुलाने का इंदिया दिया। और इंदिया ही नहीं दिया बल्कि उनको पाकिस्तान वापस बुलाया गया। उनकी तादाद PTI के चेयरमैन की ज़ुबान में 40,000 के लगभग है, और उसकी अपनी ज़ुबान में यह है कि इनमें से ज़्यादा 6,000 मिलिटेंट होंगे। अब उसके ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान से जेलें तोड़कर भागे थे, पाकिस्तान की सरजमीन पर जराइम करके। और ये वही लोग हैं जिनके बारे में आपने सुना होगा कि ये पाकिस्तान के सिपाहियों की, पाकिस्तान के जवानों की लाशों की गर्दनें काटकर उनके सरों से फुटबॉल बनाकर खेला करते थे, उनको किकें लगाया करते थे। ये वही लोग थे, और ये वही लोग थे जिन्होंने स्वात के इलाके में खवातीन को कोड़े मारे थे। तो
2018 के बाद से फिर ये इन्फ्लक्स हुआ और ये नेशनल इलेक्शन प्लान की, यानी अब हमें बहुत कुछ करना है उस फ्रंट पर भी कि नेशनल इलेक्शन प्लान पे अमल दरामद करें, यकीनी बनाएं कि इनके तमाम जो अंदरूनी और बैरूनी अनासिर है सबको हमें इस वक्त कला कमा करना पड़ेगा। एक बड़ा सख्त ऑपरेशन, बहुत बड़ी जी ये सफान साहब बहुत बड़ी एक्सरसाइज की अब जरूरत पड़ेगी जी। इनको बलोचिस्तान से लेकर खैबर पख्तून तक तमाम वो अनासर जो इनकी सरपरस्ती में फले फूले थे उन सबको दोबारा काबू में लाना पड़ेगा। और ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि सूबा खैबर पख्तूनख्वा की जो हुकूमत है इस सिलसिले में कतई तौर पर कोई ताउन। ठीक है सारे साहब, इस पे भी किसी दिन डिटेल में बात करेंगे सूबे खैबर पख्तूनख्वा में नेशनल एक्शन प्लान पर क्या हुआ और कितना अमल दरामद हुआ, क्यों नहीं हुआ। मैं बहुत शुक्रिया अदा करूंगा आपका भी और जनरल मोइनुद्दीन हैदर साहब का कि आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। एक ब्रेक के बाद हम समराइज करने आएंगे अच्छे शो को हमारे साथ। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं बेनकाब। अहम तरीन सवालात, आज होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसमें बताए गए अहम तरीन नुकात, उठाए गए अहम तरीन सवालात, उनका क्या है जवाब, सब हमने ढूंढने की कोशिश करी। प्रोग्राम बेनकाब में फीडबैक आप दे सकते हैं फेसबुक, ईमेल और एक्स पर। देखते रहेगा, अब तक अपना बहुत ख्याल रखें। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।